हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग 3.0 के लिए पढ़ रहे थे, तो 3.0 में आप देखते होंगे हम लोग इतिहास कर रहे थे। और इतिहास की बात करें तो हम लोग 8वीं क्लास का जो SCERT की किताबें हैं, 8वीं क्लास का जो SCERT की किताबें हैं और उसमें हम लोग इतिहास कर रहे थे, है ना। 8वीं क्लास का ये है, 8वीं क्लास का आपका ये किताब है। और यह आपका SCERT की किताबें हैं, है ना। SCERT की मतलब स्टेट, है ना, काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका अर्थ होता है। आप देखिएगा 1.0 या 2.0 में यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। आप देख लीजिए 3.0 में भी जो पेपर आपका कैंसिल हो गया है ना, उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सब किताबें बहुत ही मानक होती है, हम बार बार कहते हैं। और अभी भी यही चर्चा चल रहा है कि क्या पढ़ा जाए। हम अभी भी आपको टाइम तो बहुत मिला। अगर आपको लगता है कि कैंसिल पेपर हो गया है, पेपर की संभावना तो बनेगी, निश्चित तौर पे होगा पेपर, तो अभी भी आपके पास टाइम है। NCERT का और SCERT का अध्ययन कर लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर साइंस में देखेंगे और ज्योग्राफी में देखेंगे, ज्योग्राफी का भी सवाल आप देखिए कितना बढ़िया पूछा गया है। अगर आप साइंस का सवाल देखेंगे तो साइंस में भी कितना अच्छा सवाल पूछा गया है, इतिहास में भी। और ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं बिल्कुल आपके SCERT और NCERT से बाहर नहीं है। अगर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। हम लोगों ने पेपर देखा तो लगा कि ये सारा तो किताब में ही है। इसीलिए जो अतुल प्रसाद थे, जो इसके पूर्व में जो अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बात कही थी कि एक गहरी अध्ययन होना चाहिए, एक किताबों का अध्ययन होना चाहिए। उसके बाद से अगर आप पेपर देने आते हैं टीचर बनने के लिए, तो आपके अंदर वो सारी मौलिकताएं जो है वो कूट कूट के भर जाएगी। तो अभी भी हम आपको बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, बहुत ऐसी बातें हैं समझने के लिए, बहुत ऐसी चीज़ है सीखने के लिए। ये किताबें हमें बहुत कुछ देती है, बस आप लेना कितना चाहते हैं, कैसे लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था और आज से लगातार वीडियो हम देंगे आपको, ठीक है। 3.0 के लिए और 4.0 के लिए लगातार वीडियो जारी रहेगा। और इतिहास का आप लोगों ने डिमांड किया है 11 और 12 का, हम ज़रूर इसे ख़त्म करने के बाद उसको कराएंगे। उसमें बहुत सारा मटेरियल है। अगर आपने 11-12 को पढ़ लिया तो समझिए कि सारा का सारा प्रश्न, चाहे वो BPSC की 70 BPSC की बात हो या 3.0 या 4.0, एक भी सवाल उससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ये सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट भी है और फैक्ट भी है, दोनों चीज़ की जानकारी आपको मिलती है। हम बीच में बहुत सारे चर्चा भी करते हैं, सिर्फ किताब पढ़ लेने से ही काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि और सारी एक्स्ट्रा जो मानक किताबें हैं उसको भी पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन को 1885 से 1947 के बीच में करना है। तो हम लोग लगभग जो कांग्रेस की स्थापना है उसको हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे इसको। आप देखते होंगे ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। ये जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो 28 दिसंबर 1885 को इसका जन्म हुआ, स्थापना हुआ, हम लोगों ने पढ़ा। और राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अधिवेशन की महत्वपूर्ण जो बातें थी मैंने उसको भी ख़त्म किया है। ये सारा टॉपिक हमने पढ़ाया था। हम लोग अभी जो करेंगे कांग्रेस के शुरुआती दिन जो है ना, कांग्रेस का जो शुरुआती दिन है, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस का शुरुआती दिन, तो आपको ये बात पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना के बाद उसका जो प्रारंभ हुआ, उसका जो शुरुआत हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए, शुरुआत में जो भी कांग्रेस में शामिल होने वाले जो राष्ट्रीय नेता जो शामिल हुए, उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही उदारवादी किस्म के थे। सबसे पहले एक चीज़ समझेंगे हम लोग, अगर हमें इस चीज़ को समझना है तो राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 भागों में बांट के पहले देखें, है ना। सबका अलग अलग कालखंडों में कैसा व्यवहार रहा, कैसा स्वरूप रहा, इसे पता चल जाएगा। अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय, आपको दिख रहा होगा शायद, राष्ट्रीय आंदोलन को, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 भागों में बांट के देखेंगे, ठीक है। पहला हम लोग देखें यहाँ से, पहला जिसको हम लोग उदारवादी बोलते हैं, नरमपंथी काल के रूप में हम लोग जानते हैं। उदारवादी या नरमपंथी काल के रूप में हम लोग जानते हैं। पहला जो कांग्रेस का जो स्वरूप था, है ना, वो उदारवादी था। उदारवादी, अगर हम कालखंड की बात करें तो 1885 से लेकर के 1905 तक के
इसको हम लोग इस काल को मानते हैं, है ना। उदारवादी कहें या नरमपंथी कहें, इसमें बहुत ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जो ये चाहते थे कि संवैधानिक सुधारों के माध्यम से ही हमें अपनी लड़ाई हम अपनी जीत को मतलब ईजाद कर पाएंगे। और यही वजह था कि 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुआ और 1905 यानी कि बंगाल के विभाजन के बीच के जो कालखंड है उसको हम लोग उदारवादी या नरमपंथी काल के रूप में जानते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। आपके स्वरूप के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर इसमें शामिल होने वाले लोग, उनका विचार ऐसा क्यों था, है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उसको उग्रवादी बोलते हैं। दूसरा जो काल आता है उग्रवादी हो जाएगा या गर्मपंथी कह सकते हैं, है ना। उग्रवादी कहें या गर्मपंथी काल के रूप में भी देख सकते हैं, गर्मपंथी के रूप में हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस कालखंड की अगर बात कर दे तो 1905 से लेकर के 1918 के काल को हम लोग गर्मपंथी या आप इसको उग्रवादी का काल मान सकते हैं, है ना। 1905 से लेकर के 1918 तक, ठीक है, 1918 तक। यह गर्मपंथी का जो काल है 1905 के बाद और 1918 के मध्य में जो कालखंड होते हैं उसी में हम लोग उग्रवादी या गर्मपंथी को रखते हैं। जब कांग्रेस में महात्मा गांधी का सक्रिय रूप से जब प्रवेश हो गया उसके बाद से वो कालखंड बदल गई और उस कालखंड को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। जैसे में अगर हम लोग तीसरी बात करें तो तीसरी जो युग है गांधी युग के नाम से जाना जाता है ना। इसमें आप 1919 से लेकर के 1948 या 1950 तक, है ना, इस कालखंड को रख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 भागों में बांट के देखेंगे। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे पढ़ने का। किताबों में इस तरह से तो नहीं दिया है, लेकिन इस तरह से बांट के पढ़ने से बहुत ही सहूलियत मिलती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है किताबें, है ना। कांग्रेस के शुरुआती दिन, देखिए यहाँ कहता है कि कांग्रेस अपने शुरू के दिनों में राष्ट्रीय चेतना के फैलाव का हर संभव प्रयास करना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेजों को ये लगता था कि राष्ट्रीय चेतना का विकास भारत के लोगों में नहीं है। हालांकि 1857 के क्रांति के बाद कहीं झलक तो जरूर दिखता है ना, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो सामने प्रकट नहीं हो पाती। और यही वजह होता है, आप देखिएगा 1857 की क्रांति को भारत के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीयों से ही इसको जीत हासिल करा ली। भारतीय सेनाओं के बल पे ही अंग्रेजों ने भारत को जीत लिया। अगर भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास अगर पूर्व में हो गया होता तो शायद इतिहास के पन्नों में हम इस इतिहास को दूसरे तरीके से पढ़ते। और ये भी हो सकता था कि शायद 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ वो पहले ही हो जाता। और इस बात को जो भी उदारवादी जो राष्ट्रीय नेता थे वो इस बात को समझते थे कि हमारे भारत के सारे जो समाज के जो लोग हैं, जो जनमानस हैं, उनके अंदर वो चेतना, जो राष्ट्रीयता की जो भावना होनी चाहिए वो अभी तक आया नहीं है। और यही वजह था कि अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार इस बात को जोर दे करके कहते थे कि तुम सारे जो लोग हो जाति में, धर्म में, भाषा में, छुआछूत में अलग अलग पंथों में बटे हो। यानी कि उन्होंने उस शब्दों का ही सिर्फ उच्चारण किया, शब्दों का ही इस्तेमाल किया और इसको पाटने का, इसको खत्म करने का जो हर संभव कदम उठाया, जिसमें आप देख सकते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं, नौरोजी भी हो जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी होते हैं। ये लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाता है। तो देखिए कहता है यहाँ पे कि कांग्रेस अपने शुरू के दिनों में राष्ट्रीय चेतना का फैलाव का हर संभव प्रयास करना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज प्रशासक भारत को राष्ट्र के रूप में मानते ही नहीं थे। अंग्रेजी हुकूमत जो थी भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं मानती थी, वे सिर्फ भारत को एक भौगोलिक शब्दावली के रूप में परिभाषित करते थे, क्योंकि उनका मानना था या उनकी नज़र में अलग अलग धर्मों, संप्रदायों, जातियों और भाषा भाषियों का समूह था। कौन? भारत। और देखिए ये कारण बहुत पहले से रहा है। अंग्रेजों ने जो कहा, उदारवादी जो लोग थे इस चीज़ से सहमत थे, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। उनको पता था कि अंग्रेज ये बात सही कह रहे हैं। और यही वजह था कि राष्ट्रीय नेताओं में ये बात थी, राष्ट्रीय नेता ये चाहते थे
राष्ट्रीय नेता ये चाहते थे कि भारत के जनमानस में इसका उत्पत्ति हो, इसके प्रसार का कुछ काम किया जाए। यहाँ पे देखिए कहता है यहाँ पे कि कांग्रेसी नेताओं ने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक आदि नेताओं ने भारत को बनता हुआ राष्ट्र बताया। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत को बनता हुआ राष्ट्र किन लोगों ने कहा, है ना? बनता हुआ राष्ट्र किन लोगों ने कहा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं और बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। इतना याद रखिएगा, इन्हीं नेताओं के द्वारा कहा गया कि भारत को बनता हुआ राष्ट्र के रूप में बताया गया है। कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारत की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को देखते हुए सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय एकता की कोशिश की जाए। देखिए, भारत के अंदर जिस तरीके से खंडन दिखाई दे रहा था, हम भारत के लोगों में वो सब चीज़ तो दिखता था। विदेशी जो कंपनियां भारत में आई थी, ब्रिटिश हुकूमत जो भारत में राज कर रही थी, उसे भी स्पष्ट तरीके से दिख रहा था। समाज की संरचना, समाज की जो धार्मिक व्यवस्था थी, समाज की जो जातीय संरचना जो थी, वो सारा का सारा चीज़ें उसको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा था। और यही वजह था कि अंग्रेज़ों को ये बात लगता था कि भारतीयों के अंदर वो राष्ट्रीय चेतना नहीं है। और यही वजह था कि परिभाषित करने का जो उद्देश्य था अंग्रेज़ों का, वो कुछ दूसरे टाइप का था। हालांकि अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय नेताओं ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। बहुत सारे कारण हैं, अगर आप पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के कारण क्या हो जाते हैं, राष्ट्रीय चेतना के पीछे क्या क्या कारण रहा है, इस राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में कौन कौन सी कार्य किया गया, तब आपको समझ में आएगा, है ना? तो यहाँ पे कहता है कि सांस्कृतिक विभिन्नताओं को देखते हुए सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय एकता की कोशिश की जाए। यह तय किया गया कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बारी बारी से देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए जाए और अध्यक्ष उस क्षेत्र का ना हो जहां अधिवेशन हो रहा है ना? जब कांग्रेस का निर्माण हुआ 1885 में, तभी उसी समय ये तय किया जा रहा था कि कांग्रेस का अधिवेशन हर दूर दराज के जगहों पे, हर क्षेत्रों में अलग अलग सालों में अलग अलग तरीके से किया जाएगा। और ये भी तय किया गया कि जहाँ पे जिस जगह पे अधिवेशन होगा, वहाँ उस भूभाग में रहने वाले जो लोग हैं उनको वहाँ का कमान नहीं दिया जाएगा या अध्यक्षता नहीं सौंपा जाएगा, ताकि कम से कम राष्ट्रीय चेतना का विकास हो सके। उनका मकसद ही था राष्ट्रीय चेतना का विकास हो सके। और जो सांस्कृतिक जो विरासत में हमें जो मिली हुई थी, है ना, जो धर्म के माध्यम से दो तरह की बहुत सारा चीज़ था, यहाँ पे भारत में बहुत सारा चीज़ें देखने को मिल रहा था। तो उस समय उनके साथ भी एक समस्या थी कि कैसे इन सारे लोगों को एक साथ एक ही छत के नीचे लाया जाए और इन सारे लोगों के मन में, है ना, मानसिक रूप से इनको तैयार किया जाए कि हम मतलब चेतनशील आदमी बनते जा रहे हैं। उनके लिए चैलेंज था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए कहता है कि कांग्रेस ने यह तय किया कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने में अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाए तथा काउंसिल में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आबादी के अनुपात में कम न हो। शुरुआती दौर से ही राष्ट्रवादी नेता धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे। कांग्रेस यह भी चाहती थी कि राजनीतिक कार्यकर्ता संगठित होकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी गतिविधियां चलाएं। शुरुआती दौर से ही राष्ट्रवादी नेता धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे। यह भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके पीटी में, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि शुरू में ही जब राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो कांग्रेस के शुरुआत में जो उसका जो स्वरूप था, यानी कि उदारवादी और जो नरमपंथी वर्ग के जो लोग थे, उनका स्वरूप क्या था, तो यही पूछा जा सकता है। शुरुआती के दौर से ही राष्ट्रवादी नेता धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे और कांग्रेस यह भी चाहती थी कि राजनीतिक कार्यकर्ता संगठित होकर अखिल भारतीय स्तर पर अपनी गतिविधियां चलाएं। क्योंकि आप देखते होंगे जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुआ था तो इसके पूर्व में बहुत छोटे छोटे जो क्षेत्रीय और राज्य के स्तर पर जो संगठन था वो काम कर रहा था, लेकिन वहाँ पे एक कमी थी, किसी में भी वो राष्ट्रीय या अखिल बनने की संभावना नहीं दिख रही थी। और यही वजह था कि कांग्रेस की स्थापना हुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कांग्रेस में शुरुआती दिनों में बिहार के प्रतिनिधि
है ना, यहाँ से सवाल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपसे। कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कोई प्रतिनिधि तो शामिल नहीं था, क्योंकि 1885 में आप देखेंगे यहाँ पे 1885 में जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया, इसमें बिहार से एक भी लोग नहीं गए थे, है ना, कोई प्रतिनिधि तो शामिल नहीं था। लेकिन कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन जो 1886 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, है ना, कुल 16,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें 2500 रुपये का सहयोग जो है अकेले दरभंगा महाराज, पूछा जा सकता है आपसे 1886 में कुल कितना, तो 16,000 रुपये खर्च हुआ, जिसमें 2500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा, है ना, लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा क्या किया गया, सहयोग दिया गया। अगला देखिए, हथुआ एवं डुमराव महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया, यह भी पूछा जा सकता है, हथुआ एवं डुमराव महाराज ने भी इसमें सहयोग प्रदान किया। और द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालिग्राम सिंह, है ना, पूछा जा सकता है डेलीगेट के रूप में किसको, तो शालिग्राम सिंह और विशेश्वर सिंह, जैसे कुल्हड़िया स्टेट जिनके नाम पर ही BN कॉलेज है, अब पटना में BN कॉलेज देखते होंगे, तो BN कॉलेज उन्हीं के नाम पे है, शामिल हुए थे। एवं पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद जो पेशे से वकील थे। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना, कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कोई प्रतिनिधि तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन द्वितीय अधिवेशन जो कलकत्ता अधिवेशन है ना, दूसरे अधिवेशन 1886 में कुल रुपए का खर्चा 16,000 में, है ना, 2500 रुपया खुद अकेले दरभंगा महाराज जिसका नाम है लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा सहयोग किया गया, ये पूछा जाएगा। और हथुआ एवं डोमराव महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया, इसे याद रखिए। द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालिग्राम सिंह एवं विशेश्वर सिंह इसमें शामिल हुए, जिनके नाम पर ही BN कॉलेज की स्थापना हुआ, कॉलेज है। और कहता है कि पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद जो पेशे से वकील थे, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए। देखिए, ये हो जाते हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, ये हो जाएंगे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। आप इनका फोटो यहाँ देख सकते हैं चित्र में, गोपाल कृष्ण गोखले। जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय चेतना पैदा करना चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए, ताकि धर्म, जाति और वर्ग की विभिन्नताओं को परे रख कर वे एकजुट हो सके, है ना, वे एकजुट हो सके। आपको पता होगा इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ये बहुत ही मृदु भाव से किसी भी चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखते थे। इनका विचार बहुत ही धनी था, जिसके वजह से महात्मा गांधी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना, है ना, महात्मा गांधी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। हालांकि अगर बात किया जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु हैं उनका नाम है रानाडे, है ना, उनका नाम क्या है, महादेव गोविंद रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु हैं उनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है ना, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और मैंने ये भी कहा कि इनके विचार इतने धनी थे, जिससे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। एक चीज़ और देखिएगा, 1889 में इलाहाबाद का अधिवेशन था, जिसमें पहली बार, है ना, 1889 में इलाहाबाद के अधिवेशन में, लिख लीजिए, इलाहाबाद के अधिवेशन में, है ना, इलाहाबाद के अधिवेशन में राजनीति में पहली बार प्रवेश होता है गोपाल कृष्ण गोखले का, है ना। कब होता है, तो 1889 में होता है। और 1905 ईस्वी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछे जाते हैं, 1905 ईस्वी में
बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, है ना। बनारस अधिवेशन की, याद रखिए, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था 1905 में। इन्होंने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किया था, ठीक है, 1905 में। और ये देखिए 1906 में ये इंग्लैंड चले गए। 1906 में ये इंग्लैंड चले जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। 1906 में ये इंग्लैंड चले जाते हैं और एक सुधार आता है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, है ना। 1909 में याद रख लीजिए, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधारों को बनाने में, है ना, मार्ले मिंटो सुधारों को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान गोपाल कृष्ण गोखले का ही होता है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों को बनाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान हम देखते हैं किनका होता है, ये गोपाल कृष्ण गोखले का हो जाता है ना। एक चीज़ और भी देख लीजिए, कुछ फैक्ट्स भी है, आप देखते होंगे 1912 से लेकर के 15 तक, 1912 से लेकर के 15 तक ये भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में भी उन्होंने कार्य किया, है ना, मतलब यूपीएससी अभी के समय में। तो भारतीय लोक सेवा आयोग, है ना, भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में, आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1912 से 1915 में। और 1913 में उन्होंने समस्त भारत में एक पहल चलाई, एक कोशिश रहा उनका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्होंने एक अलग जगाई, और ये था 1913 में, ठीक है, 1913 में होता है। देखिए शुरू में कांग्रेस के लिए जन आंदोलन, शुरू में जन आंदोलन, लामबंदी आदि चलाना नामुमकिन था, अतः इन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने और जनमत बनाने के लिए मध्यम वर्गीय लोगों से संपर्क शुरू किया, जो धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचा, ठीक है। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, शुरू में कांग्रेस के लिए जन आंदोलन, ये बात तो सही था। जैसे में मानते हैं कि कभी कभी तत्कालीन सरकार में कभी कभी ऐसी बातें चलती है कि जब भारत में ऐसा, मतलब कहा जाता है कि जब भारत में सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की जो सीटें हैं अगर जीत लिया जाए तो भारतीय संविधान में छेड़छाड़ किया जाएगा, और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि इन लोगों का मंशा है कि भारतीय संविधान को क्या किया जाएगा, बदल दिया जाएगा। लेकिन अगर भारत के लोगों में इसके प्रति चेतना नहीं है, चेतनशील नहीं है, अगर इस भारतीय संविधान की जो विशेषता है अगर उसको उन्होंने नहीं पढ़ा, अगर उनका अटैचमेंट, उनका स्पिरिचुअल अटैचमेंट अगर नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन राजा बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, किस संविधान को लागू किया गया, किस संविधान को नहीं लागू किया गया। याद रखिएगा 1867 या 97 में से ही, जब अमेरिका ऐसे थोड़ा सा ये मिस कर रहे हैं, जब वहाँ पे संविधान को लागू किया गया तो वर्तमान में अभी तक लगभग 17 बार ही उसमें संशोधन किया गया, लेकिन कोई भी ये कहने से डरता है कि अमेरिका के संविधान को बदल दिया जाए। लेकिन भारत में ऐसा होता है क्योंकि भारत में अलग अलग जाति, धर्म, और बात यह है कि बहुत सारी चीज़ों को दूसरे तरीके से दिखा जाता है। तो इस तरीके से चेतना जो है अंदर, उसके विकास अगर नहीं हो तो फिर सारे लोगों को संगठित होकर के आंदोलन करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और यही वजह था कि भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो रही थी, जो नरमपंथियों के लिए, जो उदारवादी किस्म के जो लोग थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उनको लगता था कि जन आंदोलन के लिए जब तक अंदर से लोगों में चेतना नहीं आएगा, देश के प्रति प्रेम भाव नहीं जगेगा, तब तक वो किसी दूसरी हुकूमत के साथ वो विद्रोह या आंदोलन नहीं कर सकते। यही चीज़ें था, उनके लिए मुश्किल था। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, है ना। तो दादा भाई नौरोजी को देखेंगे हम लोग। हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सकें,
है ना, ठीक है, अवगत करा सके। देखिए आपको ये बात पता होगा कि बहुत ही एक्सप्लोसिव भाषण देते थे बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक ने अपना गुरु माना, सबसे नरमपंथी व्यक्ति थे, है ना। नौरोजी को उन्होंने अपना गुरु माना, है ना। नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को तिलक ने अपना गुरु माना, तिलक ने। और देखिए दादा भाई नौरोजी 1866 ईस्वी में, याद रखिएगा 1866 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया, है ना। 1866 में देखिएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है लंदन में उन्होंने 1866 में किया इसकी स्थापना। और ये जो दादा भाई नौरोजी जो हैं, दादा भाई नौरोजी आपको जो दिख रहे हैं, यह ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए पहला व्यक्ति हैं, है ना। यह ब्रिटिश संसद के लिए, चलिए लिख दिया जाए, ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए यह पहला व्यक्ति होते हैं दादा भाई नौरोजी, है ना, पहला व्यक्ति हो जाते हैं। उनका एक बुक है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उनकी एक पुस्तक है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। वो पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम रहता है। ये बहुत ही फेमस है। और इसी किताब में ही उन्होंने धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया, याद रखिएगा, है ना। धन का निष्कासन, धन का पलायन का सिद्धांत इन्होंने यहीं पे इसी पुस्तक में उन्होंने दिखाया। भारत के लोगों को ये बात पता नहीं था कि हमारी सारी की सारी संपत्ति टेम्स नदी के किनारे इकट्ठा हो रही है। अंग्रेजी हुकूमत किस तरीके से हमारे देश से सारे का सारा संपत्ति लेकर के लंदन चले जाता है, किस तरीके से हमारी जो धन संपत्ति है, जो धन संपदा है, वो बर्बाद हो रहा है। वो सारा का सारा चीज़ें सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने बताया कि तुम्हारे यहाँ से सारी संपत्ति जो है वो ब्रिटिश हुकूमत अपने यहाँ लेके जाती है। तब लोगों को पता चला, तब भारत के लोगों को ये बात पता चला, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी का ये सब चीज़ें हैं। कुछ और भी चीज़ें हम लोग देख ले, ठीक रहेगा। देखिए इनको वयोवृद्ध नेता भी कहते हैं, जैसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, ऑफ इंडिया। चलिए वयोवृद्ध नेता भी कहते हैं इनको, है ना। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किया, है ना। पहला अगर बात करें तो 1886 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन किया, और ये पहला पारसी व्यक्ति थे, है ना। कलकत्ता अधिवेशन इन्होंने ही किया था 1886 में। और दूसरा है 1893 में। 1893 में इन्होंने लाहौर का अधिवेशन किया, है ना, लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और चौथा जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1906 का, और 1906 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, है ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे WC बनर्जी। पर्सनालिटी पढ़ना चाहिए, अलग से हम पर्सनालिटी बना देंगे। और पर्सनालिटी से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं BPSC में, UPSC में, और बहुत सारे जैसे BPSC टीचर में भी देखेंगे पर्सनालिटी से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो पर्सनालिटी का भी अलग से एक वीडियो बनाते रहेंगे, है ना, ताकि आपको इसकी जानकारी मिलता रहे। तो WC बनर्जी, कांग्रेस के उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के बीच सभी तरह के जाति, वर्ग और क्षेत्रीय पूर्वाग्रह को समाप्त करना और देश के लिए काम करने वालों के बीच भाईचारे और दोस्ती का और मजबूत बनाना है। किन्होंने कहा? तो WC बनर्जी के द्वारा ये बात कहा गया। आपको पता होगा कि भारत में जब कांग्रेस की स्थापना हुआ 1885 को, तो 1885 में जो पहला अध्यक्ष बने वो WC बनर्जी ही होते हैं, है ना। कांग्रेस के प्रथम, यानी कि प्रथम क्या होते हैं? अध्यक्ष बनते हैं, है ना, प्रथम अध्यक्ष बनते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और भी देख लें, ब्रिटेन के हाउस और कॉमन्स के लिए
ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले, हालांकि चुने नहीं गए लेकिन लड़ने वाले यह प्रथम व्यक्ति थे। सफल तो नहीं हो पाए, असफल हुए, और बाद में इनकी मृत्यु जो है लंदन में हो जाती है। इनकी मृत्यु जो है, पूछा जा सकता है, इनकी मृत्यु लंदन हो जाती है, इतना याद रखिएगा, W.C. बनर्जी की। ठीक है, देखिए आगे कहता है कि कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि हम एक राष्ट्र हैं। कांग्रेस के जो प्रारंभ में जब आप स्वरूप देखेंगे, उसका जो खुद का रूप देखेंगे, है ना, 1885 से लेकर के 1905 के बीच में जो नरमपंथी नेताओं का जो स्वरूप होता है ना, बहुत ही प्यार, बहुत ही समझिए कि ज़मीनी स्तर पे वो लोग काम करते हैं ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का विकास हो सके। और राष्ट्रीय चेतना के विकास में आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक भी बहुत काम करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी बहुत काम करते हैं, दादा भाई नौरोजी भी बहुत काम करते हैं। इनका पर्सनालिटी जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और पूरे डिटेल्स में अगर पढ़ना हो तो 11 और 12 में है ना, 11वीं 12वीं कक्षा में बहुत ही डिटेल्स है, और वहाँ पे हम लोग ज़रूर इसको पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। कहता है कि इसी, है ना, एक राष्ट्र है और उपनिवेशवाद हमारा दुश्मन। ये सारी बातें भारतीय जनमानस में बताना और भारतीय जनता का दिल जीतना बहुत ही मुश्किल था उस समय में, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसी दुश्मन के खिलाफ हमारा संघर्ष है। ये सब चीज़ें जो प्रारंभ में जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता है, जो नरमपंथी है, जो उदारवादी नेता है, ये कहते हैं जनता से, और जनता के मन के अंदर राष्ट्रीय चेतना को फैलाने का और विकास करने का प्रयास करते हैं। वो अपनी जो पूर्व की जो इतिहास है उसको भी दोहराते हैं, उसको भी बताते हैं कि इस पे गर्व करने की बात है, और जो ब्रिटिश हुकूमत की जो खामियां हैं वो सारी खामियां जनता के सामने पत्र पत्रिका प्रेस बहुत सारा समझिए कि कम टू द पॉइंट वाली जो बात होती है वो लोग डायरेक्ट वो लोग समझाते हैं। तो इससे भी कम से कम राष्ट्रीय चेतना का विकास हो सके, ऐसा बहुत सारा काम इन राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा किया जाता है। यह सही है कि उस समय के नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई जन आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई की शुरुआत अवश्य की। कांग्रेस ने तत्कालीन राजनीतिक विचारधाराओं, सामाजिक वर्गों और समूहों को अपने साथ जोड़कर राष्ट्रवाद को आंदोलन के रूप में स्थापित किया, है ना। क्या किया? स्थापित किया। यहाँ देखिए कहता है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी। कितनी अच्छी बात है। देखिए इसको पढ़ने से ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अच्छा ऐसा है ना। तो कॉन्सेप्ट वाले जो प्रश्न बनाना चाहते हैं तो आपको किताबें पढ़ने पड़ेगा, है ना। एक बार किताब पढ़ लेते हैं तो फिर आपका कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कहता है कि जनता में राजनीतिक चेतना पैदा करने की और उसे राजनीतिक रूप में शिक्षित किया। अपने प्रथम 20 वर्षों में कांग्रेस ने आंदोलन की जमीन तैयार करने का काम किया, है ना। आप देखते होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ी तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वराज की चाहत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं स्वराज की चाहत, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दिनों के बाद हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं और पूरे डिटेल्स में बेहतर तरीके से आपको सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं जितने भी हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप 3.0 में जो पेपर कैंसिल हुआ है आप एक बार ज़रूर प्रश्न को फिर से मूल्यांकन करिएगा। हम उसी तरीके से आपको स्टडी कराएंगे ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है, जो संभावना बन रही है डेट का, तो उसके पहले सारा जो सब्जेक्ट है वो तैयारी आपका निश्चित तौर पे हम कराने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए, टाइम नहीं है ना, कभी भी एग्ज़ाम का डेट बन सकता है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।